अच्छा, आज ना हम अथेंटिकेशन और अथराइजेशन को पढ़ेंगे। तो अथेंटिकेशन को देखते हैं कि ये क्या है। देखें, अगेन वही क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर बनाते हैं। आपको पता है, आपका एक सर्वर होता है और एक क्लाइंट होता है। आपका एक क्लाइंट है और एक सर्वर है। तो ये आपस में जो है वो एच टी टी पी की हेल्प से क्या करते हैं, रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स जो है इनके दरमियान होता है। तो रिक्वेस्ट और जो रिस्पॉन्स है, इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। यहाँ पर नहीं लिखते। फर्स्ट में क्या करते हैं, हम रिक्वेस्ट करते हैं, है ना। और सर्वर तक ये चीज़ जाती है। फिर हम सर्वर की तरफ से क्या लेते हैं, रिस्पॉन्स लेते हैं। तो आपको पता है कि इससे रिजल्ट आ जाएगा एच टी टी पी में। सिंपल एपीआई कॉल है। आप एपीआई को कॉल करते हैं, आपको सर्वर रिजल्ट दे देता है लाकर। तो ये बड़ा आसान सा एक फ्लो है, हमें पता है कि किस तरह ये चल रहा होता है। अब क्या क्लाइंट हमेशा एक नॉर्मल यूजर होगा? जरूरी नहीं है। क्लाइंट जो है वो आपका कोई हैकर भी हो सकता है, या कोई ऐसा बंदा जिसको आप अलाउ नहीं करना चाहते। आप क्यों अलाउ नहीं करना चाहते? जरूरी नहीं है कि वो हैकर हो, और जरूरी नहीं है कि आप नॉर्मल यूजर को भी अपने सर्वर का एक्सेस देना चाहते हैं। ये वाली बात थोड़ी सी समझ में नहीं आने वाली है ना, कि भाई नॉर्मल यूजर भी अगर हम उसको एक्सेस नहीं देंगे तो फिर तो हमने बनाया ही क्यों है अपना सर्वर, या अपनी एप्लीकेशन बनाई ही क्यों है? रीज़न ये नहीं है कि हम नॉर्मल यूज़र को भी इस्तेमाल करने नहीं देना चाहते। रीज़न ये है कि मेरा जो सर्वर है ना, उसकी एक कैपेबिलिटी है, उसकी एक लिमिट है। जैसे कि इसमें जो है ना, वो कुछ रैम मैंने लगाया होगा। जैसे कि इसके अंदर जो है वो प्रोसेस करने की एक ताकत होगी, प्रोसेस करने की एक पावर है, उससे ज़्यादा वो नहीं कर सकता प्रोसेस। जैसे कि इसके अंदर अगर बिल्ट इन मेमोरी है, तो मेमोरी की एक लिमिट है। ये मेरे सर्वर की क्या है, लिमिटेशन है। रैम है, प्रोसेसर है, मेमोरी है। मैं नंबर्स नहीं लिख रहा, मैं यहाँ पर नंबर की जगह एक्स एक्स कर देता हूँ कि कुछ नंबर है ये। अब बात ये है कि अगर मैं तमाम यूज़र को ये कह दूं कि क्या करो, आप जो है मेरे सर्वर पर आ जाओ, और आने के बाद जो है वो यूज़ करो। तो सपोज करें कि क्लाइंट जो है वो विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, कितने क्लाइंट, 1 लाख क्लाइंट जो है वो मेरे सर्वर पर आकर यूज़ करने लग जाए मेरी एप्लीकेशन। और अब वो जो एप्लीकेशन है वो एक सर्वर की, उसकी पावर है, रैम, प्रोसेसर, मेमोरी। हर क्लाइंट जब आकर मेरे सर्वर पर रिक्वेस्ट करता है तो वो कुछ ना कुछ कर ही रहा होता है। जैसे कि मैं अगर किसी वेबसाइट पर जाऊं तो मैं ऐसा तो नहीं है जाते साथ वापस आ जाता हूं। मैं उसके 3 4 पेजेस पर जाता हूँ, ऊपर नीचे करता हूँ पेज को। तो पेज को ऊपर नीचे करना, अलग अलग पेजेस में घूमना उस वेबसाइट में, सर्वर से बार बार कुछ चीज़ें लेकर आने का काम करती है। मतलब मैं जब भी कोई एक्शन परफॉर्म कर रहा हूँ, ऊपर नीचे जा रहा हूँ, दूसरे पेजेस में जा रहा हूँ, तो रिक्वेस्ट देते जा रहा हूँ, वो रिस्पॉन्स देते जा रहे हैं। मतलब क्या हो रहा है, रैम, प्रोसेसर, मेमोरी कंजम्पशन मैं करते जा रहा हूँ। एक क्लाइंट अगर उसके लिए ये पूरा
पूरा सिस्टम काम कर रहा है, तो 1 लाख क्लाइंट के लिए भी यही सर्वर अपने इन रिसोर्सेज को यूज करेगा। तो मतलब क्या हुआ कि एक जगह पर आकर इसकी हिम्मत टूट जाएगी, ये बैठ जाएगा। और इसी के लिए हम सर्वर को क्या कहते हैं कि हम मल्टीपल सर्वर बनाएं। मल्टीपल सर्वर बनाकर क्या कर दें, हॉरिजॉन्टल स्केलिंग कर दें। होता है ना, सुना होगा आपने कि मल्टीपल सर्वर बना दें। और उससे क्या होगा कि सबके पास इसका रैम प्रोसेसर मेमोरी होगी, इसका रैम प्रोसेसर मेमोरी होगी, इसका रैम प्रोसेसर मेमोरी इसके इसके अंदर। तो उससे फ़ायदा क्या होगा, उससे फ़ायदा ये होगा कि अब हम ना एक लोड बैलेंसर लगाकर क्लाइंट को डिवाइड कर सकते हैं कि थोड़े क्लाइंट इसमें आ जाएं, इसका लोड अगर लगता है हमें कि ये सिर्फ 1,000 क्लाइंट संभालने के काबिल है, तो फिर इसकी तरफ भेज दें, फिर इसकी तरफ भेज दें, ऐसे मल्टीपल और बनाते जाते हैं आप सर्वर। इसको हॉरिजॉन्टल स्केलिंग कहते हैं कि 1,000 1,000 1,000 1,000 बंदे संभालने वाला सर्वर है। मल्टीपल सर्वर हम बना लेंगे। तो सर्वर के रिसोर्सेज इस्तेमाल होते हैं, ये बात हमें समझ आ गई। अब बात यह है कि कभी भी आप ना अपने सर्वर पर 99% केसेस में अपने सर्वर पर डायरेक्ट अपने किसी क्लाइंट को अलाउ नहीं करते कि वो आए और इस्तेमाल करे उसके फीचर। लेट सपोज एक ई कॉमर्स की एप्लीकेशन है, तो आप, जाहिर सी बात है कि जब तक लॉगिन नहीं करते उनके एप्लीकेशन में, तब तक उनको क्या पता कि ताहा कौन है। वो तो एक रैंडम यूज़र, देखिए ना, दराज डॉट पी के अगर मैं खोलूँ, या कोई भी ऐसी एप्लीकेशन या वेब एप्लीकेशन अगर मैं ओपन करूँ आपके सामने ई कॉमर्स की, तो उसको लॉगिन किए बिना क्या मैं पूरी कंप्लीट शॉपिंग कर सकता हूँ? आप खुद बताएं। नो सर। नहीं कर सकते। नहीं कर सकते, तो वो क्यों लेता है हमसे लॉगिन? क्या वजह है? लॉगिन में तो घर का एड्रेस नहीं होता मेरे। रजिस्ट्रेशन। ऑथेंटिकेशन। वो रिकॉर्ड रखने के लिए लेता है कि ये बंदा है, ये यूज़र है हमारा, उसका रिकॉर्ड हम रखते हैं, और उसके ऊपर फिर वो मुझे अपने सर्वर के ऊपर घूमने फिरने की इजाज़त देता है। कैसे? मुझे अथेंटिकेट करके। अच्छा, ये सब होता है कैसे? अगर आप सोचें कि एक बैंक की एप्लीकेशन, अब हम ई कॉमर्स से बाहर आ जाते हैं बैंक में। बैंक की एप्लीकेशन में ये होता है कि आप, वो तो बहुत ख़तरनाक एप्लीकेशन है। आप ऑफिस में बैठे हैं, ठीक है, आपने सपोज करें कि एक अपने बैंक की एप्लीकेशन को क्या किया, ओपन किया अपनी स्क्रीन पर। अब उसके बाद इसके अंदर आप क्या कर रहे थे, आप पेमेंट ट्रांसफर वाले पेज में। अब आपको कोई इमरजेंसी कॉल आ गई, तो आपको उठ के जाना पड़ा। तो नॉर्मली आपका दिमाग आपसे ये कहेगा कि इसको लॉग आउट कर दो, या फिर अपने विंडोज़ या लैपटॉप को क्या कर दो, पासवर्ड मोड पे लगा के आप जाएंगे, या उसको लॉग ऑफ करके अपने लैपटॉप को बंद करके आप जाएंगे। अगर कंप्यूटर पर हैं तो पासवर्ड लगाकर आप फौरन उठ जाएंगे। तो क्यों? क्योंकि ये चीज़ ही ऐसी है, किसी के हाथ में पड़ गई, वो अपना अकाउंट नंबर डालेगा, आपके सारे पैसे ट्रांसफ़र कर लेगा। ऐसे ही है ना, आसान है बहुत, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन तो है नहीं। लेकिन अगर आप गौर से देखें, तो हर पेमेंट से पहले, जैसे कि बैंक अल हबीब शायद, और भी मल्टीपल बैंक्स, मीज़ान शायद नहीं करता, लेकिन बैंक अल हबीब में मैंने देखा है कि पेमेंट को ट्रांसफ़र करने से पहले भी वो ईमेल के ऊपर ओटीपी भेजता है कि ईमेल के अंदर ओटीपी जो भेजा है उसको वापस आकर यहाँ पर लगाओ, फिर पेमेंट आप कर पाओगे। तो मतलब क्या है, वो अच्छी चीज़ है कि अगर किसी के हाथ में आपका बैंक अकाउंट खुला हुआ मिल भी गया, आपकी वेबसाइट मिल गई है उसको, और वो पेमेंट ट्रांसफ़र करना चाहे, तो क्या होगा कि वो, जब तक आपकी ईमेल से जाकर ओटीपी नहीं लेकर आता, तब तक वो नहीं कर पाएगा। अब आप कहेंगे कि जब कंप्यूटर उसके पास है तो ओटीपी भी लेकर आ जाएगा। ज़रूरी नहीं है। आप ऑफिस के अपने कंप्यूटर में अपनी जीमेल को तो लॉगिन नहीं करते ना आप। हाँ, उनके ब्राउज़र पर जाकर बैंक अल हबीब की वेबसाइट खोलने का मतलब ये तो नहीं है ना कि आपने अपने जीमेल को भी उनके ऑफिस के कंप्यूटर में लॉगिन किया हुआ है। तो ऐसे केसेस होते हैं। पेमेंट ट्रांसफ़र जब आप देखें ना, तो या बैंक की एप्लीकेशन अगर आप देखें, तो इसके अंदर वो क्या करते हैं कि आपको
रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं सेशन अथेंटिकेशन के ऊपर। सेशन अथेंटिकेशन क्या होता है? जब आप बैंक की वेबसाइट में जाएं और 5 मिनट उसको छोड़ दें, कुछ भी ना करें, वापस से आके कुछ करने की कोशिश करें, तो क्या होता है? आपको बाहर निकाल देता है, वो लॉग आउट कर देता है, कहता है दोबारा लॉग इन करें। आप लोगों ने नोट किया है ये? किसी ने नोट किया है? बैंक की एप्लीकेशन को अगर आप यूज़ कर रहे हो तो वो जी सर। एप्लीकेशन आपको बाहर निकाल देती है कुछ टाइम के बाद। अब उनका जो भी टाइम उन्होंने सेट किया, 3 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, ऐसा नहीं है कि कल आपने कोई बैंक की एप्लीकेशन खोली और आज आप आकर उसको यूज़ कर रहे हैं तो आप उसको यूज़ कर पाएंगे। इस तरह नहीं है, वो बाहर निकाल देता है आपको। क्यों, कैसे होता है ये, कर कैसे पाते हैं वो आपके लिए एक सेशन बनाते हैं और उस सेशन को फिर क्या करते हैं? एक्सपायर्ड कर देते हैं। सेशन एक्सपायर्ड हुआ तो आपका सर्वर भूल जाता है कि ये बंदा कौन है। और जब आप कुछ करने की कोशिश करते हैं तो हर रिक्वेस्ट के ऊपर आपसे वो क्या मांगता है? सेशन। अब ये सेशन सर्वर के पास अगर है, अगर सर्वर के पास ये सेशन है, तो वो कहता है हाँ ठीक है, जो आ रहा है इसका तो मुझे पता है, इसका सेशन मेरे पास स्टोर हुआ हुआ है, इसको आने दो। लेकिन 5 मिनट के बाद अगर मैं इस चीज़ को गायब कर दूं सर्वर से, अब भले वो सेशन लेकर आता रहे, हर रिक्वेस्ट में सेशन साथ आता है हेडर में, तो वो भले नंबर्स को साथ लेकर आता रहे, अब सर्वर के पास ही कोई रिकॉर्ड नहीं है, वो कहेगा भाई मुझे क्या पता कौन है ये, इसको बोलो दोबारा आने। जब वो दोबारा आएगा तो फिर क्या होगा? फिर दोबारा से सेशन एक नया क्रिएट होगा। और नया जो सेशन क्रिएट हुआ है वो हम इसको यहाँ पर देकर पहले रजिस्टर करवाएंगे। ये सेशन देता कौन है? ये सर्वर ही देता है मुझे। सर्वर पहले अपने पास रखता है, फिर मुझे देता है, फिर कहता है हर रिक्वेस्ट में जब आओ तो मेरे पास ये सेशन लेकर आना। फिर मैं रिक्वेस्ट करते रहता हूँ, अलग अलग पेजेस में जाता हूँ, अलग अलग उसकी चीज़ें यूज़ करता हूँ। अगर मैंने इस्तेमाल करना छोड़ दिया या मैंने लॉग आउट कर दिया तो सेशन सर्वर क्या करता है? इसको भूल जाता है। और जैसे ये भूलता है फिर मैं भले अपना सेशन लेकर आता रहूँ, सर्वर कहेगा भाई मुझे नहीं पता तुम कौन हो, दोबारा आओ, नए सेशन आईडी को बनवाओ मुझसे और दोबारा आओ। फिर क्या होगा? फिर से हम रिक्वेस्ट करेंगे सर्वर से कि सर्वर सेशन आईडी मुझे दे दो। तो सर्वर क्या करता है? सर्वर अपने पास एक सेशन स्टोर करके रखता है, एक मुझे देता है और कहता है जब भी आओ तो सेशन को साथ लेकर आना। और अगर मैंने लॉग आउट किया या कुछ टाइम तक मैंने यूज़ नहीं किया तो वो सेशन को भूल जाएगा। और फिर क्या होगा? मैं उस सेशन के साथ आते रहूंगा, ये मुझसे पहचानेगा नहीं। ये है सिंपल सा क्या, ऑथेंटिकेशन। इसकी एक एग्जांपल और समझते हैं। अब अगर सपोज करें कि आप जो है वो गवर्नर हाउस में, ठीक है, और यहाँ पर आपने नोट किया होगा कि अ, एक स्टूडेंट के बैठने की जगह और एक जो है वो टीचर्स की जगह। तो यहाँ पर आप इस जगह के लिए ना, आप स्टेज, ये स्टेज है छोटा सा, आप इसके ऊपर जाकर पढ़ाना शुरू नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? आप क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आपके पास अथॉरिटी नहीं है, आप टीचर नहीं है। अच्छा, ये तो एक अलग मसला है। इससे पहले भी एक मसला है, वो पता है क्या है? ये तो चले मैं क्लास के अंदर लेकर आ गया ना आपको, मैं आपको लेकर आ गया क्लास के अंदर। अभी इससे पहले भी एक बंदा बैठा है जो कि आपको अंदर आने से पहले रोकेगा। वो क्या है? वो है यहाँ पर बैठा हुआ एक बंदा जो कि आपको क्या कहता है ये कि कह रहे थे। कार्ड दिखाएं। यहाँ पर दो बंदे बैठे होते हैं, वो कहते हैं कार्ड दिखाएं। आप आ रहे हैं यहाँ से और आप आ रहे हैं, आपको आते हुए रोक दिया जाएगा। आपको कहा जाएगा कि भाई आने से पहले आप यहाँ पे कार्ड शो करें, उसके बाद अंदर जाना, वरना ये आपको जाने नहीं देते। तो मतलब यहाँ पर पहली रिस्ट्रिक्शन तो यहाँ पर लग गई।
पहली जो रिस्ट्रिक्शन है वो यहाँ पर लग गई। अब ये कार्ड है क्या? देखें, ये है आपकी क्लास। अब ये जो क्लास है इसके अंदर आप जा रहे हैं, जाते हुए ये जो बंदा बैठा हुआ है ये वॉचमैन समझ लें या सिक्योरिटी वाले, इनको एक चीज चाहिए, वो है कार्ड। और वो कार्ड आपको दी किसने? वो कार्ड आपको आपके क्लास ने दिया या यूनिवर्सिटी ने दिया। तो ऑथेंटिकेशन के मतलब ये होता है कि आपके पास इसकी दी हुई एक चीज है जो पहचान करवाने के काम में आती है। किस काम में आती है ये? पहचान करवाने के। अब अगर आप विदाउट आईडी कार्ड चलते हैं पहले, तो विदाउट आईडी कार्ड अगर हम जाएंगे तो ये हमें आगे जाने नहीं देगा, ये हमें वापस कर देगा। अब अगर मैं आईडी कार्ड लेकर आऊं और मैं फिर जाऊं, तो ये मुझे अब क्या होगा, जाने क्लास में दे देगा। बड़ा सिंपल है। आईडी कार्ड मुझे किसने दिया? मैंने घर पे तो नहीं बनाया ना, आईडी कार्ड किसने दिया मुझे? बताएं। जिस इंस्टीट्यूट में उन्होंने दिया। मतलब अथॉरिटी भी। मतलब अथॉरिटी ने दिया। अथॉरिटी किसके पास है? सर्वर के पास है। हमारे केस में सर्वर हमारा जो है वो क्लास है, ठीक है। तो सर्वर ने हमें दी वो आईडी कार्ड बनाकर, और उसको चेक करने के लिए हमने एक सिक्योरिटी को बैठा दिया कि भाई देखो कि ये जो हमारा कार्ड है वो वाला स्टूडेंट है या इसके पास कार्ड नहीं है, ये कोई रैंडम बंदा है। आप इसको कौन चेक कर रहे हैं? आपका मिडल वेयर चेक कर रहे हैं। तो आपका जो मिडल वेयर है उसको हमने बोल दिया कि भाई देखो, आने वाले बंदे को पहले रोको और पूछो कौन है, उसके बाद आने देना, ऐसे मत आने देना। तो मिडल वेयर को हमने बीच में वॉचमैन की तरह सेट कर दिया। और कार्ड हमने, मतलब हमारे सर्वर ने बना कर दे दिया इसको। अब ये कौन है? ये है क्लाइंट। ये है कौन? ये है क्लाइंट। और ये कोई भी हो सकता है। ये है सर्वर। ये अपने अंदर जो भी वेबसाइट को चला रहे, उस तक पहुंचने के लिए आपको पहले रिक्वेस्ट करनी पड़ती है सर्वर से। और आप एज अ रैंडम यूजर आते हैं, पहले तो आप सर्वर से रिक्वेस्ट करते हैं, सर्वर आपको एक आईडी कार्ड देता है बनाकर। और आप आईडी कार्ड लेकर जैसे ही सर्वर तक फिर आने की कोशिश करते हैं, तो बीच में ये रोकता है। ये आईडी कार्ड चेक करता है, फिर ये कहता है कि अच्छा ठीक है जाएं, आपके पास आईडी कार्ड है तो आप अथेंटिकेटेड बंदे हैं, आपके पास अथेंटिकेशन है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि ये जो बंदा है ये सवाल पूछता है, हु आर यू? सिक्योरिटी वाला जो है वो सवाल क्या पूछता है? हु आर यू? और जो आपका ये क्लाइंट है, इस क्लाइंट को अब अंदर आने की और बाहर जाने की इजाजत है। तो अथेंटिकेशन तो बहुत आसान सी चीज है। अथराइजेशन को समझते हैं। अथराइजेशन जो है, अथॉरिटी के मतलब है कि आप क्या करें, आप जाकर डायरेक्ट जो है ना वो, यहाँ से तो देखें आपके पास, आप अथेंटिकेटेड पर्सन है तो आपके पास आईडी कार्ड है, आपने ये बाईपास कर लिया, इसको चेक करवाया, आप चले गए, आप क्लास में जाकर बैठ गए। आपके पास अथॉरिटी है यहाँ बैठने की, है ना, क्योंकि आप स्टूडेंट हैं। क्या ऐसा कर सकते हैं आप कि इस जगह को छोड़कर आप स्टेज पर जाकर बैठ जाएं और पढ़ाना शुरू कर दें? नो। नहीं। तो मतलब क्या है? आपके पास अथॉरिटी नहीं है। अगर आपके ओके। पास अथॉरिटी होती तो आपका, आपके टीचर क्यों कर पाते ये काम?
क्योंकि उन्हें अथॉरिटी दी गई है। अथॉरिटी क्योंकि उनको अथॉरिटी दी गई है। स्टेज तक की रसाई है। तो उनके लिए क्या है? अथराइजेशन। अथराइजेशन मतलब अथेंटिकेशन का ही एक नेक्स्ट वर्जन। क्योंकि क्या आप खुद बताएं कि अथराइजेशन तो हम कह रहे हैं ना कि सेज के ऊपर जाकर बैठना, तो इसको भी तो अथेंटिकेशन लगता ही होगा। देखें, ये जो सिक्योरिटी पर बैठा हुआ वॉचमैन है जो कि सबको कहता है हु आर यू, अब मानते हैं ना इस बात को कि बहुत सारे टीचर भी हैं, तो हर किसी को ये सिक्योरिटी वाले पहचानते थोड़ी हैं, उनको भी रोकते होंगे, है ना? तो जी सर। उनके ऊपर भी पहले क्या चीज़ अप्लाई होती है कि कार्ड का है, आप अथेंटिकेटेड हो के नहीं हो, तो वो अपना कार्ड दिखाते हैं। अब ये वाला जो कार्ड है, ये टीचर का कार्ड है इनके पास। अब ये जो टीचर का कार्ड है इनके पास, वो इसको दिखाएंगे सिक्योरिटी वाले को, तो वो इनको आगे जाने देगा। इसने क्या चेक किया? इसने अथेंटिकेशन चेक किया कि आपके पास आईडी कार्ड है कि नहीं है। अब वो आए अंदर, अगर उनकी मर्जी है यहां पर भी बैठ सकते हैं और यहां पर भी बैठ सकते हैं। तो ये कैसे हो पाया उनके लिए? क्योंकि उनके केस में वो अथॉरिटी पर्सन थे, वो ये कर पाते हैं, आप नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि आपकी अथॉरिटी वहां तक की नहीं है। तो अथेंटिकेशन के मतलब क्या है? कि कार्ड का होना। अथराइजेशन के मतलब क्या है? अथॉरिटी का होना, कि मैं कहाँ तक जाने के काबिल हूँ। क्या ये बात हमें समझ आई? इसमें कोई सवाल? देखिए, हम ना स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। तो जो आगे का प्रोसेस है, मतलब पावर देना, उसको हम करेंगे बाद में। पहले हम जान पहचान तो कर लें, हु आर यू का जवाब तो बना लें। तो नॉर्मली क्या होता है कि आपका जो क्लाइंट होता है, वो एक रैंडम बंदा होता है, सर्वर को नहीं मालूम होता है कि वो कौन है, और वो आके वेबसाइट पर क्या कर रहा है उसको नहीं मालूम होता है। तो हमें क्या करना है, मैं आपको एक यूज केस भी बता देता हूँ। आपकी ई कॉमर्स की एप्लीकेशन है, और उस ई कॉमर्स के एप्लीकेशन में जो प्रोडक्ट्स हैं, समझ जाएंगे आप। देखें, जो प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट के ऊपर जो है वो रिव्यूज कोई भी आकर दे सकता है। अब इस रिव्यू में एक बंदा आता है, वो यहाँ पर गालियां लिखकर चले जाते हैं। ठीक है, ई कॉमर्स के एप्लीकेशन में प्रोडक्ट के ऊपर रिव्यूज देने के लिए आपने ऐसे ओपन किया हुआ है, जैसे यूट्यूब के कमेंट्स में जाकर आप किसी को कुछ भी लिख सकते हैं, वैसे ही आपके प्रोडक्ट में आके ये कुछ भी लिखकर जा सकते हैं। अब अगर किसी ने कुछ उल्टा सीधा लिख दिया इस प्रोडक्ट के बारे में, तो आप इस बंदे को ट्रैक कैसे करेंगे? देखिए, रिव्यू तो बंद नहीं कर सकते ना। यहाँ आप कहें कि भाई रिव्यू ही हटा दो, रिव्यू रखना ही नहीं है, तो फिर इससे रिव्यू से सेल बढ़ती है। आप जाकर अगर देखते हैं, कुछ खरीदते, खुद खरीदने जाते हैं कुछ, तो आप पहले रिव्यूज देखते हैं ना कि किसके बुरे रिव्यूज आए हैं, किसके अच्छे रिव्यूज आए हैं। तो उससे क्या होता है कि सेल्स बढ़ जाती है उनकी। तो रिव्यू जो है, ये तो अगर आपने ओपन कर दिया, तो ये बंदा तो कोई भी कुछ भी आकर लिख कर चले जाएगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम इसका ट्रैक रखेंगे। कैसे ट्रैक रखेंगे? हम इससे कहेंगे कि भाई रिव्यू लिखना है ना, तो एक सेकंड तुम क्या करो, पहले तो आकर करो लॉगिन। ठीक है, पहले आकर क्या करो, लॉगिन करो। बातें लिखनी है तो पहले आकर लॉगिन करो। अच्छा, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं उससे कहता हूँ कि पहले लॉगिन करो, ठीक है। अब वो जब लॉगिन करेगा, तो जाहिर सी बात है वो अगर मेरी वेबसाइट पर पहले आया हुआ है, तो वो लॉगिन कर जाएगा। लेकिन अगर वो पहले नहीं आया हुआ है, जैसे कि हमारे केस में एक रैंडम यूज़र था जो हमारी वेबसाइट पर आकर रिव्यूज़ में कुछ भी लिखने की कोशिश करना चाह रहा था, लेकिन हमने उसको क्या बोला कि जाओ पहले लॉगिन करो। तो अगर वो लॉगिन करने की कोशिश करेगा, तो उससे क्या कहा जाएगा कि आपके पास तो
जो अकाउंट जिससे आप लॉगिन करना चाह रहे हैं, अकाउंट इनवैलिड। क्यों? क्योंकि हमारे सर्वर के अंदर ऐसे किसी अकाउंट के बारे में तो इन्फॉर्मेशन है ही नहीं। आप कौन हो हमें क्या पता। तो एक काम करो, जाकर साइन अप करो पहले। साइन अप से क्या होगा, अकाउंट क्रिएट होगा। तो अब वो जाएगा साइन अप करने, और पहले वो क्या करेगा, अकाउंट क्रिएटेड। जब अकाउंट उसका क्रिएट हो जाएगा, तो उस सेम अकाउंट से वो क्या कर सकता है, लॉग इन कर सकता है। लॉग इन। और जब वो लॉग इन कर जाएगा, तो फिर वो लिख सकता है ना, फिर वो रिव्यू लिख सकता है। जब वो रिव्यू लिख पाएगा, अगर उसने कुछ गलत रिव्यू लिख दिया, तो मैंने साइन अप के टाइम पर इससे कुछ डिटेल ली होंगी, जैसे कि मैंने इससे पूछा कि नेम क्या है बताओ, फिर मैंने कहा कि एड्रेस क्या है, ठीक है, जो भी एड्रेस है, और उसके बाद मैंने और कुछ डिटेल्स इससे ले ली। तो जैसे डेट ऑफ बर्थ क्या है, तो मैंने ये कुछ डिटेल्स जो है ना वो ले ली। अब अगर इस बंदे ने कुछ उल्टा सीधा लिख दिया है, तो मैं क्या इस बंदे को ट्रैक नहीं कर सकता? खुद बताएं आप। जी सर, कर कुटाई हो सकता है। जाएगी उसकी। मैं कर सकता हूँ ना इस बंदे को ट्रैक। इसी तरह मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं लॉगिन और साइन अप करवाने के। मल्टीपल रीजन हो सकते हैं। कुछ वेबसाइट ऐसी होती है जो कि आपको ये कहती है कि विदाउट लॉगिन किए, विदाउट साइन अप किए, आप हमारी वेबसाइट की सर्विसेज को यूज़ कर लें, जैसे कि बीजी रिमूवर। बीजी रिमूवर क्या है, बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए आप इसका यूज़ करते हैं। देखें, मैंने कोई लॉगिन साइन अप कुछ नहीं किया हुआ ऊपर। यहाँ पर मैं एक इमेज अपलोड करूँगा, वो क्या करेगा, इमेज के बैकग्राउंड को रिमूव करके मुझे दे देगा। इस तरह आपके पास और भी होता है, जैसे कि वर्ड टू पीडीएफ कन्वर्टर। ये भी एक वेबसाइट है, जैसे बहुत फेमस वेबसाइट ये आई लव पीडीएफ। तो इसके अंदर क्या है, ये मुझे लॉगिन साइन अप का ऑप्शन तो देते हैं ऊपर, लेकिन मेरे लिए वो मैंडेटरी नहीं है कि मैं आकर इसको करूं। मैं अपनी फाइल यहाँ पर डालूंगा, डाउन कन्वर्ट के बटन को क्लिक करूंगा, विदाउट लॉगिन विदाउट साइन अप मैं अपनी फाइल को कन्वर्ट करवा के लेकर चले जाऊंगा। तो ना वेबसाइट्स ऐसी हैं जो आपको मिनिमम सर्विसेज जो आपको दे रही हैं, उन मिनिमम सर्विसेज को आप विदाउट लॉगिन विदाउट साइन अप भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इनके ज़्यादा फीचर अगर आपको यूज़ करने हैं, तो फिर जहाँ पर साइन अप लगता है वहाँ पर तो लगवाएं ना। तो ये है लॉगिन और साइन अप का तरीका। कुछ वेबसाइट वो आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से कहती हैं लॉगिन करो। कुछ वेबसाइट जैसे बैंक की एप्लीकेशन अगर हम खोलें, तो इसमें तो ये ऑप्शन नहीं देते, और देना भी नहीं चाहिए। इसमें वैसे कुछ चीज़ें आप विदाउट लॉगिन भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे अबाउट, ये सारी चीज़ें। लेकिन अगर आप चाहेंगे अपने अकाउंट को यूज़ करने जाएंगे आप, तो फिर क्या होगा कि वो कहेंगे लॉगिन करके आए हमारे पास। तो इनका भी वही सिनेरियो कि कुछ चीज़ें विदाउट लॉगिन विदाउट साइन अप दिखाओ, और जहाँ पर ज़रूरत पड़े वहाँ पर लॉगिन करवाओ यूज़र से। लॉगिन करवा कर इन्होंने भी मीज़ान जीपीटी बना दिया अपना। अच्छा, तो यहाँ तक ये बात हमें समझ में आ गई। अब हम क्या करते हैं, आइए ज़रा इसको कोड की शक्ल में देखते हैं कि ये करते कैसे हैं। तो सबसे पहला काम हमारा क्या है कि यूज़र को लॉगिन करवाना है ना। तो हम इस तरह करेंगे कि एक हम बना लेते हैं ओथ प्रैक्टिस के नाम से, और इसके अंदर कुछ भी नहीं है, खाली फोल्डर है ये। मैं वीएस कोड को ओपन कर रहा हूँ, और वीएस कोड में मैं यहाँ पर कुछ चीज़ें सेटअप कर लेता हूँ, जैसे कि काम शुरू करने से पहले हमें एन पी एम इन इट माइनस वाई, ताकि पैकेज डॉट जेसन बन जाए। और उसके बाद जो है फिर आप यहाँ पर एन पी एम आई एक्सप्रेस कर लें।
और इसके बाद फिर डेव डिपेंडेंसीज भी इंस्टॉल कर लेते हैं नोड की और एक्सप्रेस की। तो npm आई @types, ताकि लिखते हुए हमें सजेशन दे एक्सप्रेस, और @types /node, और -D। तो डेव डिपेंडेंसी भी इंस्टॉल कर लेते हैं। उसके बाद फिर एक index.js की फाइल बनाते हैं, और index.js की फाइल में आकर एक्सप्रेस को रिक्वायर करते हैं। कॉन्स्ट एक्सप्रेस रिक्वायर एक्सप्रेस, एक वेरिएबल बनाते हैं कॉन्स्ट ऐप इज इक्वल टू एक्सप्रेस का मेथड चला दिया। और ऐप को कहते हैं कि ये लिसन करे कौन से पोर्ट के ऊपर, एक पोर्ट बना देते हैं ऊपर यहाँ पर कॉन्स्ट, और पोर्ट है, ये जो पोर्ट है वो 8000 पर बना देते हैं। यहाँ पर ऐप लिसन को दे देते हैं हम एक पोर्ट, और यहाँ पर मैं एक मैसेज लिख देता हूँ ताकि जब ये स्टार्ट हो तो मुझे मैसेज नजर आए। इसमें मैं लिख देता हूँ कि सर्वर इज अप एंड रनिंग ऑन पोर्ट 8000। ठीक है, मेरा सर्वर बन गया। और अगर मैं इस सर्वर को चलाऊं तो यहाँ पर मुझे चलाने के लिए लिखना है नोड हाइफन हाइफन वॉच index.js की फाइल को चलाओ। ठीक है, सर्वर चल गया आपके सामने ये। अब इसके अंदर कोई कुछ एपीआई शेपीआई तो है नहीं, है ना, तो हम बना सकते हैं इसके अंदर। हमें करना क्या है कि पहले तो सेपरेटर लगाते हैं ताकि हमें हमारे कोड को पढ़ना आ जाए। ठीक है, यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि एक ना एपीआई बनाता हूँ, और उस एपीआई के अंदर मैं कहता हूँ कि मुझे वो भेजो, क्या, लॉगिन आईडी भेजो। और लॉगिन आईडी में मैं इससे कहूँगा कि ऐप डॉट, मुझे वो डाटा भेजेगा तो मैं उसको पोस्ट अलाउ करूँगा, पोस्ट के मेथड को अलाउ करूँगा। गेट का मेथड जो है वो बॉडी तो नहीं भेजता ना, तो इसलिए मैं पोस्ट अलाउ करता हूँ। और मैं उससे कहता हूँ कि एक मैं तो मैं देता हूँ यूआरएल बनाकर लोकल होस्ट 8000, और लॉग इन, लॉग इन के ऊपर मैं ऐसे कहता हूँ कि रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्स, मैं ऐसे कहता हूँ कि मुझे भेजो क्या, आईडी भेजो और पासवर्ड भेजो। तो ये जो भेजेगा वो मुझे आता है रिक्वेस्ट डॉट बॉडी के अंदर, जेसन की बॉडी में ये चीज़ आती है। और इसको मैं कहता हूँ कि मुझे यूज़र नेम भी भेजो, रिस्ट्रक्चर कर रहा हूँ यहाँ पर, परेशान मत होइएगा, और पासवर्ड भी भेजो। और इससे मैं कहता हूँ कि ये कौन से मैंने एक वेरिएबल बना दिया। अच्छा, अब ये जो यूज़र नेम और पासवर्ड मेरे पास आए हैं, या और सिंपल कर दूं मैं, और सिंपल अगर मैं कर दूं तो मैं पासवर्ड भी हटा देता हूँ, क्योंकि मैं बहुत सिंपलेस्ट एक एग्जांपल मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। सिर्फ यूज़र नेम बता दो, मैं आगे भेज दूंगा। अगर यूज़र नेम मुझे मिल जाता है इसका, तो मैं इसको आगे भेजूंगा। तो मैं दूंगा रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस, स्टेटस में मैं लिखूंगा कि ये है 200 के सब कुछ सही है। और जेसन में मैं इससे कहूंगा कि स्टेटस, इसको कह देते हैं सक्सेस, है ना। देखिए मिल गया, मतलब हमारा जो सर्वर है वो क्या कर रहा है, अलाउ कर रहा है, और तुम्हारा रिकॉर्ड है हमारे पास। अब यहाँ मिसिंग पार्ट बताइए क्या है?
मिसिंग पार्ट ये है कि चेकिंग, ये चेकिंग तो कर ही नहीं रहे आप, तो ये मंगवा रहे हैं और यहाँ जवाब दे रहे हैं। चेकिंग मिसिंग पार्ट है। अब ये चेक कैसे करेंगे? यहाँ पर एक बनाते हैं डेटाबेस। अच्छा, इस डेटाबेस को मैं कहता हूँ कि अपने अंदर चेक करो कि क्या यूज़र नेम मौजूद है। तो वो कैसे चेक करेंगे? यहाँ पर मैं कहता हूँ कॉन्स्ट, और कॉन्स्ट को मैं एक नाम देता हूँ, इसको मैं देता हूँ कि यूज़र डीबी इसका नाम है। ये एक ऑब्जेक्ट है और ये खाली है अभी। ठीक है, ये खाली ऑब्जेक्ट है, यूज़र डीबी इसका नाम है, इसके अंदर यूज़र नेम हम ढूंढते हैं। तो यहाँ पर चेकिंग हम करेंगे, किस तरह करेंगे चेकिंग? एक चीज़ होती है ना जिसमें हम कहते हैं कि भाई अगर ये चीज़ इसके अंदर अवेल मिडिलवेयर। अवेलेबल है। मैं बड़ा मिडलवेयर पर भी नहीं जा रहा, मैं बहुत सिंपल एक कोड कर रहा हूँ, जिसमें मैं यहाँ पर क्या कहता हूँ, डिफेंस करेंगे ना सर? यहाँ पर मैं कहूँगा कि इफ, जैसे कि अगर यूज़र डीबी, यूज़र डीबी के अंदर जो है वो यूज़र नेम मौजूद है। इसे हम एरे बना देते हैं, है ना, डायरेक्ट यूजर नेम इसके अंदर आएगा, वरना अगर ऑब्जेक्ट बनाया तो की वैल्यू पेयर हमें चाहिए होगी। मैं भी सिंपल चाह रहा हूँ कि यूजर नेम डायरेक्ट इसके अंदर स्टोर हो जाए। तो एक एरे है यूजर डीबी का, और इसके अंदर से मैं कह रहा हूँ कि यूजर नेम अगर मौजूद है किसके अंदर, यूजर डीबी के अंदर, यस। तो क्या रिस्पॉन्स देना है हमें? पहले तो नहीं वाले लगाते हैं, नहीं वाला करना ज़्यादा आसान होता है। इसको एक ब्रैकेट में करके एक्सक्लेमेशन मार्क लगा दें कि अगर ये यूज़र मौजूद नहीं है तो आप क्या रिस्पॉन्स बैक करेंगे? इस स्टेटस में आप बता देंगे कि क्लाइंट की तरफ से गलती है कोई, और इस स्टेटस में आप बता देंगे कि लॉग इन फेल, क्योंकि मौजूद नहीं है ना वो, इस वाले हमारे डेटाबेस में इस नाम का यूज़र मौजूद नहीं है, ये इस इफ कंडीशन ने चेक किया। और अगर मौजूद होगा तो ये इफ कंडीशन ही नहीं चलेगी, तो फिर हम क्या चलाएंगे? एल्स को चलाएंगे, और इसको उठाकर इसके अंदर रख देते हैं। सिंपल है ना, समझ आ रहा है ये क्या लिखा है? जी। ये जो इन है यहाँ पर चेक करने के लिए डेटाबेस के अंदर से इसको जो चेक कर रहे हैं हम, तो ये इन को ना लगाकर हम इंक्लूड को लगाते हैं, जैसे चैट जीपीटी ने बताया है ना, क्योंकि ये एरे में चेक करने का तरीका ये है, तो इसीलिए हम इस तरह लगाएंगे। यहाँ पर किस तरह बता रहे हैं, यूज़र डीबी, इसको कॉपी करता हूँ मैं और यहाँ ले जाकर इसे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, यूज़र डीबी के अंदर इंक्लूड है अगर ये, तो फिर वो यस दे देगा जवाब में, नहीं है तो नो दे देगा। तो ये सही तरीका है, ये वाला मेथड, ठीक है, इंक्लूड का। चलें, लॉगिन मैंने बना लिया, सर्वर मेरा चल रहा है। एक चीज़ इसमें और करने की है, वो ये है मिडलवेयर। कौन सा वाला, मैं आपको बताता हूँ। ऐप डॉट यूज, आपके पास जेसन की बॉडी आ रही है इसमें, जिसको आपने डीस्ट्रक्चर किया है क्लाइंट की तरफ से, और आपका एक्सप्रेस कभी भी जेसन को, जेसन के मिडलवेयर के बिना पढ़ नहीं पाता, तो ये मिडलवेयर लगाना ज़रूरी है। तो मेरा ख्याल है कि अब हमारी एपीआई बन गई है, अब हम पोस्टमैन पर चलते हैं और पोस्टमैन पर इस रिक्वेस्ट को करके देखते हैं क्या लगता है, क्या जवाब आएगा और मैंने क्या बनाया अभी तक। अच्छा, तो
हम ये करने लगे कि एक पोस्टमैन के ऊपर आकर न्यू टैब लिया मैंने, और यहाँ से पोस्ट की रिक्वेस्ट मैं लूँगा। पोस्ट की रिक्वेस्ट इसलिए क्योंकि मैं भेजना चाहता हूँ बॉडी, रॉ जेसन की बॉडी मैं भेजूंगा। और इसमें मुझे यहाँ पर भेजना है क्या, यूज़र नेम। तो यूज़र नेम जो है वो है यूज़र नेम। और इसके अंदर जेसन में आपको की को भी डबल कोट के अंदर रखना होता है, और इसकी जो वैल्यू है उसको भी आपको डबल कोट में रखना होता है। तो ये मैंने यूज़र नेम की एक वैल्यू भेज दी ताहा, और लोकल होस्ट 8000 को लेकर यहाँ पर मैं चलाऊंगा। HTTP लोकल होस्ट 8000 यहाँ पर लिखा हुआ है पोस्ट के मेथड के साथ। आप भेज रहे हैं बॉडी को, जेसन की बॉडी को। जब मैं इसे सेंड करता हूँ तो मुझे जवाब जो है वो यहाँ पर इसलिए नहीं आता क्योंकि आपके इस URL के ऊपर कोई API रिसीव करने के लिए है नहीं। तो इसका जो राउट है वो हमने बनाया था लॉगिन का राउट, है ना। लॉगिन एक दफ़ा देख लेते हैं इसके राउट का नाम क्या है। लॉगिन है। लॉगिन है। तो /लॉगिन इस पर अब रिक्वेस्ट भेजते हैं। तो यहाँ पर आया वो स्टेटस कोड जो हमने सेट किया था, 400 बैड रिक्वेस्ट। क्यों? स्टेटस लॉगिन फेल। लॉगिन फेल कैसे हुआ? यहाँ से जो रिक्वेस्ट गई वो इसके अंदर आई, और इसके अंदर से इस यूज़र नेम के अंदर ताहा का नाम आ गया। आपने बोला कि मेरे पास एक डेटाबेस है जिसका नाम है यूज़र DB, उसके अंदर देखो कि क्या ताहा मौजूद है। अगर ताहा मौजूद है तो इसको सक्सेस वाला मैसेज दे देना। अगर मौजूद नहीं है तो इसको लॉगिन फेल दे देना। नहीं वाला जो नहीं वाली जो चेकिंग कंडीशन है वो हमने इस एक्सक्लेमेशन मार्क से पहले लिखी है ना। ये जो इफ है ये नहीं वाली कंडीशन चेक कर रहा है, और जो ये एल्स है वो है वाली कंडीशन में जवाब दे रहे हैं। तो ये देखता है कि अगर नहीं है तो क्या भेजो, लॉगिन फेल। तो क्या हमारे डेटाबेस में कोई ताहा के नाम का कोई एलिमेंट मौजूद था? नहीं नहीं था। था। तो सर वो तो इसने खाली है सर। इसने क्या किया, लॉगिन फेल दिया। इसको ट्राई लॉगिन करते फेल हैं। करवा दो। ट्राई करते हैं हम यहाँ पर, जो वहां से भेज रहे हैं ताहा, इसके नाम को करते हैं कॉपी। यहाँ आकर डबल कोट के अंदर ताहा रख देते हैं। अब डेटाबेस के अंदर ताहा का नाम है। अब चेक करें, इसको भेजें। अब देखें जी क्या सर। हुआ। सक्सेस। अब सक्सेस का रिजल्ट आया, जवाब आया क्या, सक्सेस। और अगर मैं इसके अंदर से ताहा को मिटा दूं तो फिर क्या जवाब आएगा, अगर अब मैं भेजूं तो? लॉगिन फेल। लॉगिन फेल। 400 लॉगिन फेल। तो ये API आपको समझ आ रही है ये कि ये API क्या काम कर रही है? जी सर। जी सर, ये ऑथेंटिकेट कर रही है सर। ये अथेंटिकेट कर रही है या ये जाकर डेटाबेस में चेक कर रही है कि ये बंदा है भी कि नहीं है? अब देखें, नॉर्मली हमारा डेटाबेस तो खाली है और होना भी चाहिए खाली। तो एक बंदा अगर आकर लॉगिन करने की कोशिश कर रहा है तो हमें क्या चाहिए, हम उसको क्या बोलें? हम उससे ये कहें कि लॉगिन फेल, यू डू नॉट हैव अकाउंट, प्लीज साइन अप फर्स्ट ऑन साइन अप के राउट के ऊपर। तो इसको हम रख देते हैं सिंगल कोट के अंदर, ये इस तरीके से। अब देखते हैं दोबारा से जाकर मैं क्या करता हूँ, क्योंकि हमारे डेटाबेस में तो ताहा है नहीं ना, कुछ भी नहीं है, डेटाबेस खाली है। तो मैं आता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर मैं ताहा का नाम लिख कर सेंड कर रहा हूँ। जैसे ही मैं सेंड कर रहा हूँ तो मुझे जाहिर है 400 बैड रिक्वेस्ट का जवाब आ रहा है। और उसमें देखें वो स्टेटस में क्या बता रहा है, लॉगिन फेल, यू डू नॉट हैव अकाउंट, प्लीज साइन अप फर्स्ट ऑन, इस साइन अप वाले राउट पर। ठीक है, तो इस राउट पर जाकर साइन अप करना है। तो आए ज़रा इस राउट पर साइन अप करेंगे। अच्छा, साइन अप का राउट मैंने बनाया है? नहीं नहीं सर सर, अभी नहीं अभी बना। तक तो नहीं बनाया अभी तक। अभी तक तो नहीं बनाया, तो बना लें।
जी सर। तो एक बना लेते हैं साइन अप का राउट, इसको यहाँ पर लिख देते हैं लॉगिन। ये है राउट्स, और राउट्स के अंदर आकर यहाँ पर हम लिख देते हैं कि ये है लॉगिन वाला राउट। एक मैं और बनाने लगा हूँ, 5 लाइनों का गैप देंगे, और यहाँ लॉगिन के बाद यहाँ पर मैं लिख दूंगा साइन अप वाला राउट है यहाँ। तो साइन अप वाले को मुझे कुछ इस तरह बनाना है कि ऐप डॉट, ये डाटा क्लाइंट मुझे भेजेगा ना, अपना नाम अपनी चीज़ें बताएगा। वैसे तो हमने सिर्फ नाम पूछा है उससे, तो सिर्फ नाम बताएगा, लेकिन वो भेजेगा डाटा मुझे। तो जब भेजेगा मुझे डाटा, तो मैं उसको गेट तो अलाउ नहीं कर सकता, उसको मैं क्या करूँगा कि वो डाटा क्रिएट करेगा ना मेरे पास, तो मैं पोस्ट अलाउ करूँगा। और उसके ऊपर, अच्छा तो साइन अप के राउट को बनाते हैं, और इसमें मैं चाह रहा हूँ कि अ, हम क्या करें कि साइन अप करवाते हुए हम वैसे नॉर्मल यूज़र से क्या क्या चीज़ें पूछ रहे होते हैं। नेम, जीमेल, नेम सर, नेम, ईमेल पूछ रहे ये होते हैं आप। पासवर्ड। यूज़र क्रिएट नेम पासवर्ड होता है। हम्म। पासवर्ड। और पासवर्ड सेट करो, बस ये तीन और चीज। सर, यूजर ईमेल, नेम होता है या ईमेल होता है ना? मतलब एक ईमेल, आईडी भी पासवर्ड। होती है और ईमेल भी होता है। यूज़र नेम में वो रख देगा, जैसे लेट सपोज उसने रख दिया कि मेरा यूज़र नेम है ताहा, पासवर्ड में उसने रख दिया ताहा 1234, और ईमेल के अंदर उसने रख दिया ताहा @ और जी। gmail.com। इस तरह है ना, इस तरह वैल्यूज़ आप रख सकते हैं। तो एक एपीआई जो अभी मैं बनाने जा रहा हूँ साइन अप के लिए, उसमें इन 3 चीज़ों सर का इसमें इस्तेमाल। जी जी। जीमेल जीमेल से भी तो करते हैं ना साइन अप? जीमेल से भी करते हैं, लेकिन हम एक बेसिक साइन अप बनाने जा रहे हैं। तो ठीक। इसमें क्या है कि थर्ड पार्टी एप्लीकेशन वाला हम जो है ना साइन अप, वो बाद में सीखेंगे। तो अभी फ़िलहाल क्या है, ये बहुत बेसिक सा है कि आपके अपने डेटाबेस में ये एंट्रियां हैं, और इससे ही आप चेक करेंगे। तो डेटाबेस तो वैसे हमारा अभी क्या है, खाली है, लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम भी है। अगर आप यूज़र नेम पासवर्ड ईमेल लेंगे, तो मेरा ख्याल है कि एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए, उस सिंगल ऑब्जेक्ट के अंदर ये 3 प्रॉपर्टी होनी चाहिए हर एक बंदे के बिहाफ में। तो एरे के शक्ल में ना होकर इसको हम बना देते हैं ऑब्जेक्ट की तरह, और इस ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आते रहेंगे। मैं आपको शक्ल बनाकर समझा देता हूँ कि एक यूज़र आया अपने ऑब्जेक्ट को लेकर, और उसमें इस तरह की उसकी चीज़ें रखी हुई हैं, यूज़र नेम पासवर्ड ईमेल। ये जो एक पूरा ऑब्जेक्ट है, ये एक यूज़र का होगा, और इसी से सिमिलर दूसरा यूज़र, तीसरा यूज़र, चौथा यूज़र, इस तरह तो करके ये हम कुछ बनाएंगे। एरे ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा? जी, हम इस तरह ही कुछ बनाएंगे, अभी देखते हैं कि क्या करने वाले हम। तो इसको मैं कर देता हूँ ऑब्जेक्ट, और ये जो है मेरा, ये है वो डाटा जो मुझे यूज़र भेजेगा, यूज़र नेम पासवर्ड और ईमेल। ठीक है। अच्छा, अब जाहिर है मैंने क्योंकि इसको एरे से ऑब्जेक्ट कर दिया है, तो लॉगिन वाला जो पुराना राउट है मेरा, उसमें भी यहाँ पर इफ़ की कंडीशन में आएगी चेंजिंग। लेकिन अभी फ़िलहाल मैं इसको इग्नोर कर रहा हूँ, थोड़ी देर के लिए मैं इसको कोलैप्स भी कर दे रहा हूँ और इग्नोर भी कर रहा हूँ, कि इसको बाद में देखेंगे। पहले साइन अप बना लेता हूँ, क्योंकि साइन अप में जो डाटा आ रहे हैं ना, उसको पहले कर लेते हैं डिज़ाइन, उसके बाद फिर हम लॉगिन को भी सेट कर लेंगे। तो आए ज़रा इसका राउट बनाते हैं। इसके राउट को आपको सिंपल लिखना है कि ये है साइन अप, और साइन अप के बाद इसमें वही रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, और इसके अंदर आपने लिखा कि आपको भेज रहा है क्लाइंट अपना यूज़र नेम और पासवर्ड और ईमेल। अच्छा, इन तीनों को आपने रीस्ट्रक्चर भी कर लिया। अब आपको ये मेल कहाँ से रहे, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से, मतलब जेसन की बॉडी आ रही है।
तो अब इन तीनों का काम हो गया ख़त्म। यहाँ पर हमने एक साइन अप बना लिया और डी स्ट्रक्चर किया है। अब हम ईमेल से, जैसे आदिल भाई ने बोला कि ईमेल से हम हर यूज़र को रजिस्टर करेंगे। ईमेल से करेंगे, कैसे करेंगे कि एक बंदा अपनी एक ईमेल आईडी से एक एंट्री बना लेगा। तो एक काम करते हैं हम, ईमेल जो है ना वो बनाते हैं, और ईमेल को यहाँ पर कॉन्स्ट ईमेल्स का एक एरे बना देता है ना। ईमेल्स यहाँ पर रखते जाएंगे, सब की जो भी ईमेल है ना वो यहाँ पर स्टोर करते जाएंगे, और यहाँ पर हम उस ईमेल को निकाल भी लेंगे, उसको स्टोर करते जाएंगे। अच्छा, अब हमें करना ये है कि, अच्छा तो एक ईमेल्स के नाम का एरे बना लिए, और मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं कंडीशन चेक करूँगा। कंडीशन में क्या चेक करूँ? अगर ये बंदा पहले से मेरे डेटाबेस में इस ईमेल के साथ रजिस्टर है, तो मुझे वो चेक करना चाहिए ना। ऐसा तो नहीं कर सकता मैं कि हर दफ़ा कोई साइन अप करने आ रहे और मैं उसको नए अकाउंट को बनाकर देते जाऊं। क्या पता वो बंदा पहले से साइन अप हो, उसके अकाउंट को हमने अपने पास रखा हुआ है, ईमेल आईडी हमारे पास पहले ही मौजूद है, तो हम उससे कहेंगे कि भाई आपकी एंट्री पहले ही डेटाबेस में है, आप दोबारा नहीं बना सकते इस ईमेल आईडी से अकाउंट। तो किस तरह करेंगे? एक इफ कंडीशन लगाकर मैं कहूँगा कि ईमेल्स के अंदर एक हैज़ की प्रॉपर्टी लगाकर इसको मैं कहूँगा कि अगर इसमें ईमेल पहले ही मौजूद है, हैज़ के अंदर हम लिख देते हैं, और इसको मैं कहूँगा कि तो ईमेल से इक्वल्स ईमेल नहीं हो जाएगी एज असल इसमें में मैं एक और। एरे के अंदर चेक कर रहा हूँ ना कि एरे के अंदर ये ईमेल, सपोज करें कि ओ, उसने वो भी ईमेल भेजा, तो मैं एक एरे है ना, उस एरे में बहुत सारी ईमेल है, तो एक एक करके वो ईमेल चेक करना चाह रहा हूँ कि किसी से मैच अगर हो जाए तो मैं इसको क्या जवाब दूँ। मैं इसको जवाब दूँ कि यहाँ पर ईमेल ऑलरेडी टेकन। सही है। अब अगर ईमेल पहली दफ़ा रजिस्ट्रेशन के लिए आई है, पहली दफ़ा साइन अप के लिए ये बंदा आया है, तो जाहिर है ये इफ कंडीशन तो नहीं चलेगी। तो फिर हम क्या करेंगे? तो फिर हम ये करेंगे कि हम कहेंगे कि भाई एक ना, तुम्हारे डाटा के ऊपर, डाटा क्या है जो इसने भेजा है, ये डाटा है, इसको डाटा को हम करते हैं कॉपी, समझिएगा। ये डाटा है, इसको हमने कर लिया, यहाँ पर लिख लिया। तुम्हारे डाटा को मैं एक नंबर दूंगा, मतलब मैं दूंगा एक टोकन, और जो ये टोकन है, इस टोकन के बिहाफ में हम इसको रख देंगे अपने ऑब्जेक्ट के अंदर, यहाँ पर यूजर डीबी के अंदर। कैसे रखेंगे? देखें, यूजर डीबी का नाम कॉपी करते हैं। यूजर डीबी को कहते हैं कि यूजर डीबी, क्योंकि डायनामिक एरे है तो टेंशन की कोई बात नहीं है। टोकन सपोज करें कि आपके पास, मैं शक्ल दिखा देता हूँ इसके आपको, आप यहाँ से मुझे पता है कंफ्यूज हो रहे होंगे।
ये नीचे वाली लाइन जो है ना, ये कह रही है कि टोकन सपोज करें कि एक है टोकन, कॉमा, और उसके बाद है ये। तो इस टोकन के बिहाफ में ये पूरा ऑब्जेक्ट रख सकता हूँ ना मैं, या नहीं रख सकता? हाँ जी सही। सर। यस रख रख सकता हूँ। तो ये यही नीचे वाली लाइन यही काम कर रही है, ठीक है। तो इसको मैं नहीं लिख दिया। अच्छा, ठीक है, तो ये इफ कंडीशन अगर नहीं चलेगी तो ये चलेगा। अब ये टोकन है क्या? भाई हर यूजर को जो मैं डाटा बोल रहा हूँ कि मुझे भेजो, उसको मैं एक टोकन नंबर पर सेव कर रहा हूँ, और ये टोकन नंबर भी एक जैसे तो हो नहीं सकते। हर डाटा के ऊपर जो मैं टोकन लगा रहा हूँ वो टोकन अलग होना चाहिए। अब ये अलग वाली कहानी अभी कैसे करूँ मैं? तो मेरे पास एक तरीका है, वो है कॉन्स्ट, यही वाला टोकन, इसका एक वेरिएबल बनाना ज़रूरी है, टोकन। और इसको मैं कहता हूँ कि ये है डेट डॉट नाउ। अब क्योंकि टाइम हर दफ़ा चेंज होता रहता है, तो एक जैसा टाइम होने का सवाल ही नहीं होता। तो टाइम डॉट नाउ जो है वो आपको कुछ इस तरह के नंबर लाकर आपको दे देगा। किस तरह के? ऐसे, इस तरह के ना कुछ नंबर आपको मिल जाएंगे, और ये नंबर हर दफ़ा ये चेंज करते रहते हैं टाइम के हिसाब से। तो आपको पता है कि हर दफ़ा एक यूनिक नंबर मिल जाएगा इससे। तो हमने क्या किया कि एक यूनिक नंबर बनाया, उसके ऊपर एक डाटा को सेव कर लिया। ये वाली लाइन समझ आई आपको कि इस लाइन में आप यूनिक नंबर बना रहे हैं और उस यूनिक नंबर पर एक डाटा सेव कर रहे हैं। किसके अंदर? यूज़र डीबी के अंदर। यूज़र डीबी एक ऑब्जेक्ट है, और इसके अंदर किस शक्ल में डाटा आएगा मैं आपको बनाकर दिखा देता हूँ। टोकन, जैसे कि ये टोकन है, इसके बिहाफ में एक पूरा ऑब्जेक्ट आएगा, और वो ऑब्जेक्ट कुछ इस तरह का हो सकता है। और इसी के अंदर कॉमा लगाकर नीचे क्या हो सकता है कि यहाँ पर इस तरह हो सकता है। ये सही है या गलत है? आप ये बताएं कि एक टोकन नंबर क्या ये पूरा डाटा रख सकता है ना? और उसके बाद फिर टोकन नंबर चेंज हो जाएंगे, अगले यूज़र का डाटा आ जाएगा, फिर टोकन नंबर चेंज हो जाएगा, फिर अगले यूज़र का डाटा आएगा। हमें बस इसके अंदर स्टोर करवाते रहना है की वैल्यू पे ही। की आपके टोकन नंबर को बना दिया, और वैल्यू के अंदर इस पूरे ऑब्जेक्ट को डाल दिया। तो टोकन नंबर के बिहाफ में हमने क्या किया है? डाटा सेव किया है। क्या किया हमने टोकन नंबर के बिहाफ में? डेटा सेव। डाटा सेव किया है। डेटा सेव। इसको मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, अभी डेटाबेस खाली है, ईमेल का एरे भी खाली है। यहाँ पर अगर आप देखें, अगर आपके ने पहले से रजिस्ट्रेशन नहीं कराई हुई है तो एक टोकन नंबर जनरेट होगा, यहाँ पर लिख देता हूँ बल्कि, ताकि आप इसको समझ में आए। क्रिएट अ टोकन फॉर यूजर, और नीचे यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डू अ एंट्री इन डायरी। तो चेक भी लगाना होगा ना, .@.com। अभी नहीं, कोई वैलिडेशन नहीं, कुछ नहीं, बहुत सिंपल है। आप ईमेल को खुद से ईमेल की तरह लिख दें। अभी हम वैलिडेशन की तरफ नहीं जा रहे, अभी सिर्फ एक साइन अप करवाना चाह रहा हूँ मैं, कि उसने जेसन की बॉडी में मुझे यूज़र ईमेल और पासवर्ड को भेजा। यूज़र ने, हमने चेक किया कि क्या ये पहले से मौजूद है। अगर है तो हमने क्या बोला? ईमेल ऑलरेडी टेकन। अगर नहीं है तो ये चीज़ पूरी नहीं चलेगी। हम एक आईडी जनरेट करेंगे, मतलब टोकन, और इस पूरे डाटा को उठाकर उस टोकन के बिहाफ में अपने यूज़र डीबी के अंदर सेव करवा देंगे। क्या ये लॉजिक आपको समझ आई? जी सर। जी। जी सर। और एक काम आपको और भी करना पड़ेगा कि आप
कि जो ईमेल है, आप ईमेल्स का जो एरे है, ईमेल्स के एरे के अंदर आप इसको ऐड कर दें, और ऐड करके आप यहाँ पर लिख दें ईमेल, के ईमेल को सर ऐड कर मुझे दो। एक चीज पूछनी है। तो यहाँ पर हमने एंट्री करा ली, और एंट्री कराकर हमने ईमेल को ऐड कर दिया अपने एरे के अंदर। तो यहाँ नीचे आकर जब मैंने एंट्री भी सेव कर ली है, अपने एरे को भी ऐड कर लिया है, तो बस मैं एक सिंपल सा काम ये करूँगा कि एक जवाब दूंगा अच्छा सा अपने यूज़र को, और उसको मैं जवाब में ये कहूँगा, यहाँ से कोई सक्सेस वाला उठा लेते हैं, ये आ गया। और यहाँ पर इसको मैं कहूँगा कि भाई 201, तुम्हारा जो भी क्रिएट कर रहे थे वो हो गया क्रिएट। और इसको मैं बता दूंगा कि जो टोकन जनरेट हुआ है ना, मतलब जो टोकन है वो है टोकन, यहाँ से जो जनरेट किया था हमने वो भी इसको दिखा देंगे कि इस टोकन के बिहाफ में तुम्हारा जो पूरा डाटा है वो हमारे सर्वर पर सेव हुआ है इस टोकन के बिहाफ में। बहुत सिंपल सी लॉजिक है, मुझे बस एक दफ़ा, क्योंकि ये मेथड्स में मुझे कुछ प्रॉब्लम है ऐड और इसमें हैज़ में, तो ज़रा मैं चैट जीपीटी से एक दफ़ा कोड देकर मेथड चेक करवा लेता हूँ। तो मैंने कॉपी किया पूरा कोड, और इसको मैं चैट जीपीटी को कहूँगा कि प्लीज़ चेक माय कोड। तो यहाँ मतलब चैट जीपीटी से ये पता चला कि सारी चीज़ें ठीक हैं, ये मेथड भी ठीक है, ये जो पूरी एपीआई का जो भी आपने लिखा है कोड ये पूरा ठीक है। आप इसको एरे की जगह एक सेट बना दें, न्यू सेट। सेट क्या होता है कि उसके अंदर आने वाली चीज़ जो है वो डबल नहीं हो सकती, हर चीज़ क्या होगी, यूनिक होती है। तो हमने इसको सेट बना दिया, इसके अंदर जो भी आएगा ना वो दो दफ़ा नहीं आ सकता। तो यहाँ से अब यूँ समझो ऑटोमेटिक वैलिडेशन लग गई, दो दफ़ा तो चीज़ आ भी नहीं सकती इसके अंदर। और यहाँ पर आपने चेक भी कर लिया जो भी इसके अंदर है उससे ईमेल ऑलरेडी टेकन, और अगर सब कुछ सही है तो ईमेल को आप इसके अंदर रजिस्टर भी करें। तो इस लॉजिक में किसी को कोई परेशानी हो तो पूछ सकते हैं, कुछ समझ ना आए हो कि यहाँ पर हम ईमेल को चेक कर रहे हैं और बता रहे हैं कि ईमेल ऑलरेडी टेकन है, यहाँ पर एक टोकन बता रहे हैं, यहाँ पर हम अपने डेटाबेस में उस टोकन के बिहाफ में एक पूरे डाटा को स्टोर कर रहे हैं। और यहाँ पर जाहिर है क्योंकि नया बंदा है तो ईमेल भी नया है, तो उस ईमेल्स को ईमेल के सेट के अंदर उस ईमेल को हम सेव भी कर रहे हैं, और उसको जवाब दे रहे हैं कि भाई सक्सेसफुली, इसको हम जवाब क्या दें कि योर यू हैव सक्सेसफुली, यू हैव सक्सेसफुली साइन अप। Fine. ठीक है, और टोकन के बिहाफ में हम उसको टोकन टोकन हम दे रहे हैं ताकि टोकन के बिहाफ में ये उसको ये बताओ कि इस टोकन के बिहाफ में मेरा जो डाटा है वो सर्वर में सेव हुआ है। आए हैं ज़रा इसको ना बना कर देखते हैं। तो मैं जाहिर है अब पूरा डाटा दूंगा, साइन अप कराओ ठीक है, पोस्ट का जो मेथड है वो भी ठीक है, और यूज़र जो है यूज़र नेम ताहा है, और हमें क्या देना है, पासवर्ड देना है। पासवर्ड कॉपी करते हैं, यहाँ आते हैं कॉमा लगाकर डबल कोट में पासवर्ड। पासवर्ड में क्या दूं, 1234 ताहा के साथ ना, ताहा 1234 कॉमा, और तीसरी चीज़ क्या है, ईमेल। ईमेल में मैं दूंगा taha@gmail.com। अगर मैं ये भेजूं तो होना ये चाहिए कि मुझे अकाउंट क्रिएट करके इसको देना चाहिए। तो मैं सेंड कर रहा हूँ, मुझे 200 का रिस्पॉन्स आया, 201 का। और मुझे क्या चीज़ इसने यहाँ पर दी है कि स्टेटस है यू हैव सक्सेसफुली साइन अप, टोकन नंबर है आपका ये। क्या हम
इस टोकन के बिहाफ में अपने प्रोफाइल को चेक कर सकते हैं। क्या हम इस टोकन के बिहाफ में अपने प्रोफाइल को चेक कर सकते हैं? बिल्कुल हाँ, चेक कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि हम लॉगिन भी कर सकते हैं, क्योंकि डेटाबेस में जो है वो एंट्री हो चुकी है। तो पहले हम लॉगिन वाले राउट से लॉगिन करके देखेंगे, फिर हम प्रोफाइल को भी चेक करेंगे इस टोकन के बिहाफ में। तो लॉगिन वाला जो मेरा राउट है, इसको मैंने कोलैप्स किया था, इसे मैं ओपन करता हूँ, इसकी कुछ चीज़ें ही सेट होंगी। अच्छा, ये लॉगिन का जो राउट है, इस राउट के ऊपर मैं ये चाह रहा हूँ कि वहाँ से वो भेजे मुझे यूज़र नेम, और मुझे वो भेजे पासवर्ड। टोकन तो जाहिर है मैंने खुद ही बनाया है, तो मैं खुद ही उसको अपने पास रखता हूँ। दो चीज़ें या तीन चीज़ें आप मंगवा सकते हैं, लेकिन लॉगिन करते हुए ज़्यादातर दो चीज़ें ही मांगी जाती हैं, एक आपका यूज़र नेम और दूसरा पासवर्ड। कभी कभी यूज़र नेम की जगह ईमेल आईडी भी मांग ली जाती है, और कभी यूज़र नेम भी मांग लिया जाता है। गिटहब पर अगर आप लॉगिन करें तो यूज़र नेम से भी लॉगिन कर सकते हैं, और ट्विटर पर भी। अच्छा, तो यूज़र नेम और पासवर्ड वो आपको देता है, और फिर आप क्या करते हैं, फिर आप चेक करते हैं कि यूज़र डीबी और इसका जो है वो इसके अंदर मौजूद है कि नहीं है। तो आइए ज़रा इसके लॉजिक को भी ठीक कर लेते हैं। अच्छा, तो लॉगिन करते टाइम हमने ये कहा उससे कि जो यूज़र नेम और पासवर्ड है वो मुझे दो, और साथ में मुझे भेजना क्या, टोकन। ये टोकन कौन सा टोकन है? ये वो टोकन है जब इसने साइन अप किया, तो साइन अप करते हुए मैंने इसको रिटर्न में बोला था ना कि यू हैव सक्सेसफुली साइन अप, और मैंने इसे एक टोकन दिया था। ये वही तो टिकट है जिसके ज़रिए ये हमारे पास आ सकता है, ये दिखाकर। ये वही तो कार्ड है। टोकन नंबर क्या है? वही तो कार्ड है ये, जिससे ये दिखाकर हमारे पास आएगा। तो मैंने इससे कहा कि यूज़र नेम या पासवर्ड मुझे, ना तो यूज़र नेम दो ना पासवर्ड दो, मुझे सिर्फ टोकन नंबर दिखा दो बस। और वो जो टोकन नंबर है, उससे मेरे पास पूरी एंट्री है, मैं खुद ही निकाल लूंगा कि तुम कौन हो। अगर मेरे पास इस टोकन नंबर की एंट्री नहीं हुई, तो मैं फिर तुम्हें एरर दे दूंगा कि भाई मैं नहीं जानता। तो आए इस लॉजिक को, लॉगिन वाले को थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं। इसको मैं यहाँ पर कहता हूँ, इसको मैं यहाँ पर कहता हूँ कि कॉन्स्ट टोकन। कौन सा टोकन? टोकन चेक। टोकन चेक कह लें, एग्जिस्टिंग टोकन कह लें, कुछ भी कह लें। अब तो मैंने टोकन चेक कह दिया। अच्छा, कैसे चेक कैसे कर रहा है ये इस तरह चेक कर रहा है कि जो ये यूजर डीबी है, यूजर डीबी के अंदर जाओ, और इसकी जो की है, की क्या है? की टोकन है। वैल्यूज तो पूरा एक ऑब्जेक्ट है ना डाटा का, ये जो डाटा है ये डाटा ऑब्जेक्ट, ये वैल्यू है। और की क्या है? टोकन है। तो हम टोकन से ही टोकन को चेक कर रहे हैं। तो मुझे जो यूजर टोकन दे रहा है, उसको मैं ढूंढ रहा हूँ इसके अंदर, और अगर मुझे मिल जाता है तो मैं कहूँगा कि, अगर टोकन नहीं मिला तो मैं इससे कहूँगा कि 400 तुम्हारी गलती है, और यू डू नॉट हैव एन अकाउंट। फिर जो वही हमने कहा था, प्लीज साइन अप फर्स्ट एट फॉरवर्ड स्लैश साइन अप। और अगर यूज़र हमें मिल जाएगा, जो कि यहाँ से ही मिलेगा जाहिर है, या तो यहाँ से यूज़र मिल जाता है या नहीं मिलता है। दो ही चीज़ें होती हैं, या तो मिल जाता है या नहीं मिलता है। तो
ये तो है नहीं मिलने वाला जो है केस है, अभी मिलने वाला केस बनाते हैं। तो वो क्या है कि वो सिंपल सा एक रिस्पॉन्स है, और उसमें आपको 200 सही जवाब आया। स्टेटस क्या है? यू हैव लॉग इन सक्सेसफुली। और इसके बाद कॉमा लगाकर आप दिखा दें डेटा के एक प्रॉपर्टी के अंदर आप पूरा डेटा दिखाएंगे। तो डेटा अगर आप दिखाना चाहें तो आप दिखा दें, कैसे दिखाएं डेटा? हम इससे कहते हैं कि भाई जो यूज़र डीबी है। टोकन से दिखाएंगे ना सर? हाँ, उसी से मैं दिखाना चाह रहा हूँ। इस ऑब्जेक्ट के अंदर मैं पहुंच गया, उसके बाद मुझे इस प्रॉपर्टी के पास मैं कैसे पहुंचा? मैं पहुंचा अपने, जो उसने टोकन दिया था मुझे, उससे। तो बिल्कुल ठीक है। वैसे अगर मैं टोकन के बिहाफ में ढूंढ रहा हूं तो मुझे ये भी तो डाटा ही ला कर दे रहे, तो मैं टोकन चेक की जगह लिख देता हूँ यहाँ पर पूरा डाटा। यही ऑब्जेक्ट है। आइए ज़रा इसको मैं 1 मिनट में आपको समझा देता हूँ कि हुआ क्या है। देखें, सबसे पहले साइन अप के बाद आप लॉगिन करने आए, तो लॉगिन में आपने एक जेसन की बॉडी भेजी जिसमें सिर्फ आपने टोकन भेजा है, क्योंकि साइन अप के टाइम पर जो टोकन है वो आपको दे दिया गया। अब उस टोकन के साथ आप वापस आ रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं, ये टोकन मेरा है, और ये तुमने मुझे दिया था, सर्वर ने मतलब मुझे दिया था जब मैंने अकाउंट क्रिएट किया था, तो इसके बिहाफ में मैं लॉगिन करना चाह रहा हूँ टोकन के बिहाफ में। तो यहाँ पर क्या हुआ, आपने अपने डेटाबेस में उस टोकन को ढूंढा, क्योंकि टोकन के बिहाफ में ही तो आप पूरे पूरे ऑब्जेक्ट को स्टोर कर रहे हैं। कौन से वाले? टोकन के बिहाफ में आप यूजर नेम पासवर्ड और ईमेल को, अगर यूजर नेम पासवर्ड ईमेल किसी टोकन के बिहाफ में स्टोर हुआ हुआ है पहले से, तो इस टोकन चेक के वेरिएबल में कुछ तो आ ही जाएगा। और अगर कुछ नहीं आया तो हमने इफ कंडीशन लगा दी है कि अगर कुछ नहीं आया तो यू डो नॉट हैव एनी अकाउंट, एन अकाउंट, प्लीज साइन अप फर्स्ट एट इस वाले राउट पर जाकर। और अगर आ गया तो ये इफ कंडीशन नहीं चलेगी, फिर आपको क्या मिलेगा? यू हैव लॉग इन सक्सेसफुली, और आपका पूरा डाटा दिखा दिया जाएगा। डाटा कैसे मिला? ये एक वेरिएबल है, इसके अंदर, इस ऑब्जेक्ट के अंदर इस प्रॉपर्टी को जाकर ढूंढ रहे हैं हम, और उस प्रॉपर्टी के बिहाफ में मैंने पहले ही बताया आप पूरा डाटा स्टोर करके बैठे हैं। ठीक है, तो इसको मैं चाह रहा हूँ कि एक दफ़ा आपको ये वाली लाइन भी समझा दूं कि यहाँ पर आपने जब लिखा तो उसके बिहाफ में आपको ये पूरा डाटा मिला, और ये पूरा डाटा क्या है? ये पूरा डाटा ही है जो कि आप यहाँ पर भेज रहे हैं इस तरह। समझ गए? तो कंट्रोल जेड करता हूँ मैं, कंट्रोल जेड करता हूँ। ठीक है, वापस आ गया। सब 3 लाइनों का कोड है, उसने क्लाइंट ने आपको भेजा, डेटाबेस में चेक किया, अगर नहीं है तो नहीं का मैसेज दिया, है तो है का मैसेज दे दिया। तो चले आए, हमारा सर्वर जो है वो रीस्टार्ट हो चुका है, और हम लॉगिन और साइन अप करते हैं। तो मैं लॉगिन कर रहा हूँ, और लॉगिन करते हुए मुझे, मैं हटा दूंगा ये सब। पोस्ट का मेथड है, लॉगिन कर रहा हूँ मैं, सेंड किया मैंने, मुझे एक एरर आएगा। एरर में लिखा गया है 500 इंटरनल एरर। अच्छा, ये जो एरर आया है ये एरर कुछ और ही एरर है, इसमें क्या गड़बड़ कर दिया मैंने? यू कैन नॉट रीस्ट्रक्चर बॉडी। हाँ, वो कह रहे हैं कि आपने बॉडी नहीं भेजी है वहां से ना, टोकन आपने भेजा नहीं है। तो आए ज़रा मैं टोकन भेजता हूँ, और यहाँ पर टोकन को हम भेजेंगे टोकन के नाम से। और टोकन मेरे पास तो है नहीं, टोकन मैं क्या भेजूँ, खाली भेज देता हूँ। सेंड करते हैं। टोकन तो है नहीं ना मेरे पास, तो मैंने खाली टोकन भेज दिया। जब मैंने सेंड किया तो 400 बैड रिक्वेस्ट का एरर आया, और वो मुझसे कहता है कि यू डू नॉट हैव एन अकाउंट, प्लीज साइन अप फर्स्ट एट साइन अप पर जाकर। तो मैं क्या करूँगा? अच्छा, तो अब मैं मैसेज के हिसाब से साइन अप करूँगा, और साइन अप में हमें करना ये कि एक तो साइन अप लिखना है यहाँ पर,
पोस्ट के मेथड के साथ ही मुझे यहाँ पर कुछ चीज़ें भेजनी है। तो साइन अप वाले एपीआई पर चलते हैं। ये तो लॉगिन वाली एपीआई है, साइन अप ये है। साइन अप कहता है कि मुझे यूज़र नेम, पासवर्ड, ईमेल सब चाहिए, तो ठीक है, इसको देना होगा, जाहिर है। तो आए ज़रा हम इसे एक एक करके जो ये मांग रहे हैं वो देते हैं। साइन अप में यूज़र नेम को हमें देना है, और जो यूज़र नेम है आपका उसको हम थोड़ी देर के बाद देते हैं। पासवर्ड को आपको देना है, तो पासवर्ड को भी हम थोड़ी देर के बाद देते हैं। और ईमेल को आपको देना है, तो ईमेल को हम लास्ट में देते हैं, ठीक है। यूज़र नेम बताएं। यूज़र नेम मैं रख रहा हूँ अहमद, और पासवर्ड, पासवर्ड में मैं रख रहा हूँ अहमद 1234। और ये है, ये भी अहमद है, इसमें gmail.com, ठीक है। तो मैंने सही डाटा दे दिया है, राउट भी मेरा सही है, मेथड भी सही है, सेंड कर रहा हूँ। मुझे 201 क्रिएटेड के साथ जवाब आया, यू हैव सक्सेसफुली साइन अप। और ये मेरी क्या है, टोकन आईडी। इस टोकन आईडी को मैं कॉपी करूंगा और मैं अपने पास यहाँ पर लिख कर रख लेता हूँ, क्योंकि ये आईडी जो है ज़रूरी है, टोकन आईडी। यहाँ पे मैंने लिख कर रख लिया। अब अब मुझे क्या करना है, लॉगिन करना है। और लॉगिन मुझसे लॉगिन। क्या मांगता है, टोकन। सिर्फ टोकन, ओके। सिर्फ टोकन। तो ठीक है, हम ये सब मिटाते हैं बॉडी, और इसके अंदर मैं देता हूँ टोकन, और टोकन के अंदर मैं यहाँ पर दूंगा टोकन। तो टोकन क्या है, टोकन है ये। इसको कॉपी करते हैं और इसे पेस्ट करते हैं। इस टोकन में मैं चाह रहा हूँ कि मैं 0000 ऐड कर दूं और फिर सेंड करूं। फिर क्या होगा, 400। 400 मुझसे कहता है कि यू डू नॉट हैव एन अकाउंट, प्लीज साइन अप फर्स्ट एंड साइन अप। वही एरर आया कि जाके साइन अप करो पहले, तुम्हारे पास अकाउंट नहीं है। क्यों? क्योंकि टोकन मैच नहीं हुआ। अब 0000 हटाकर सेंड करते हैं, तो टोकन मैच हो गया। यहाँ पर लिखा आ रहा है 200, ओके, यू हैव लॉग इन सक्सेसफुली। और आपका जो डाटा है ना वो है यूज़र नेम, ये पासवर्ड है, ये ईमेल है। हम नॉर्मली ये डाटा शेयर नहीं करते, हम बस ये मैसेज दे देते हैं कि आप सक्सेसफुली लॉग इन हो गए। ये डाटा तो हमारे पास ही रहता है। तो ये पूरा प्रोसेस आपको समझ आया कि कैसे लॉगिन किया, कैसे साइन अप किया? इसमें सवाल है तो पूछें।